हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज टाटा मोटर्स का शेयर 40% डाउन गया। ये बात सबको समझ में आ गई कि ये स्टॉक जो डिमर्जर हुआ है कमर्शियल यूनिट्स का, यानी कि कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स को अलग-अलग किया जा रहा है, उसकी वजह से हुआ है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो शायद सबके मन में कन्फ्यूज़िंग होंगी कि आगे चल के क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैं थोड़ा-सा आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ और आपको चीज़ें समझ में भी आएँगी कि आपको क्लैरिटी आएगी कि आगे आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अगर शेयर्स हैं तो आप समझ पाओगे कि होल्ड करना चाहिए या निकालना चाहिए बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। आप अपनी स्टडी तो करोगे ही, ऑफ कोर्स, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक क्लैरिटी आपको मिलेगी तो आपके लिए अच्छा है और चीज़ें समझकर हम करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 मीन्स पैसेंजर व्हीकल्स को और कमर्शियल व्हीकल्स को अलग करना, मैनेजमेंट क्यों इस काम को करेगी? सबसे पहले हमें इस बात की एक उनकी इंटेंशंस को जानने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों किया जाएगा? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ऐसा 2 कारण से किया जाएगा। एक, वो इन बिज़नेसेस में ग्रोथ लाना चाहेंगे और दूसरा, जो शेयर होल्डर्स के लिए एप्रिसिएशन होना चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन होना चाहिए, शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए, उस ग्रोथ के चलते वो वहाँ पर शेयर प्राइस एप्रिशिएट हो, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मुनाफ़ा हो सके। यहाँ पर दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। टाटा मोटर्स के अभी बेसिकली 3 डिविज़न्स हैं, अगर हम एक तरीके से इसको डिवाइड करें। सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो ट्रक्स बनाते हैं, ऑफ कोर्स, एंड सेकंड यहाँ पर पैसेंजर कार्स हैं, लेकिन पैसेंजर कार्स को हम यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो टाटा की कार्स हैं एंड दूसरा जो जैगुआर एंड लैंड रोवर है, यहाँ पर जेएलआर जिसको कहते हैं। तो जेएलआर टाटा मोटर्स की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एंड बैलेंस शीट में काफ़ी बड़ा हिस्सा है और मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू वहाँ से आती है। अगर हम एक बड़े लेवल पर बात करें, 50% से ज़्यादा की रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ जेएलआर से आती है। ये 60% के आसपास का नंबर है। एक बार पूरा नंबर देखेंगे हमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटेंशन समझने की ज़रूरत थी। इंटेंशन ऑफ कोर्स जिससे फ़ोकस हो सके ग्रोथ पर, अलग-अलग बिज़नेसेस पर, इनको मर्ज ना किया जाए। अभी क्या होता है कि जेएलआर ने पैसे कमाए, टाटा मोटर्स का इंडियन बिज़नेस अच्छा नहीं चला, इंडियन बिज़नेसेस अच्छा चला तो जेएलआर अच्छा नहीं चला, और इंडिया में ज़्यादा कार्स टाटा ने बेची तो कमर्शियल व्हीकल्स वाला नुकसान उसमें ऐड हो गया। तो दोनों कंपनीज़ को सब सेपरेट रखा जाएगा। तो जो कंपनीज़ अच्छी प्रॉफ़िटेबल थी, वहाँ ग्रोथ आएगी, ग्रोथ दिखेगी कंपनीज़ में, और जो कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, वहाँ पर उसको अच्छा करने के लिए एनालाइज़ किया जाएगा और स्टडी किया जाएगा और उसको ग्रोथ का पाथ दिखाया जाएगा। यहाँ पर अगर हम कुछ नंबर्स की एक बार बात करें, तो नंबर्स आपको समझ में आएँगे। जैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज टाटा मोटर्स की मार्केट कैप गिरी 40% से, 40% स्टॉक प्राइस डाउन रहा, और मार्केट कैप 40% गिरने के बाद में 1,45,000 करोड़ हुई। ध्यान से समझना सारी चीज़ों को। अब से पहले, यानी कि यस्टरडे, टाटा मोटर्स की मार्केट कैप कितनी थी? मैंने यहाँ पर सिंपल सर्च किया टाटा मोटर्स मार्केट कैप ऑन 13th अक्टूबर, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, अदरवाइज तो पता ही है। यहाँ पर इसकी मार्केट कैप 2,43,000 करोड़ थी। अभी ऑलमोस्ट 1,43,000, यानी कि 1,45,000 करोड़, यानी कि 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर डाउन हो गया। 40% से 1,00,000 का मार्केट कैप डाउन होना, यानी कि इसकी गिरावट से पहले ये 2,50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप रही। 2,50,000 करोड़, ऑफ कोर्स 40% उसका 1,00,000 चला जाता है, तो यहाँ पर 1,45,000, ये ब्रॉडर फिगर्स हैं। यानी कि 1,00,000 करोड़ का यहाँ पर यहाँ से कट ऑफ हो गया, जो कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर था। जो डिमर्जर है, डिमर्जर को लेकर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। यहाँ पर कंपनी को 2 पार्ट्स में बांटा जा रहा है। एक में सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स होंगे और एक में कार्स वाला बिजनेस होगा, जिसको पैसेंजर व्हीकल्स का नाम दिया जाएगा, और पैसेंजर व्हीकल्स वाली कंपनी में जेएलआर भी होगा और टाटा की कार्स भी होंगी। अब यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग टाटा मोटर्स लिमिटेड है, जो 40% डाउन है, इसका नाम चेंज हो जाएगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड, और ये कार्स वाला बिजनेस रहेगा। और जो यहाँ से, तो ये रीनेम हो जाएगी, टाटा मोटर्स लिमिटेड से रीनेम होकर ये हो जाएगी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। और जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है, वो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड
उसके शेयर्स मिलेंगे मे बी इन नेक्स्ट विद इन 2 मंथ्स हमें वो शेयर्स मिलेंगे, 45 डेज के आसपास में वो शेयर्स मिलेंगे। और एक टाटा मोटर्स के शेयर के बदले एक टाटा मोटर्स का शेयर मिलेगा, यानी कि जो एग्जिस्टिंग है ये तो हमारे पास रहेगा ही, साथ में कमर्शियल व्हीकल वाले बिजनेस का जो कंपनी लिस्ट होगी उसका जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास टाटा मोटर्स के थे उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स हमें व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस के मिलेंगे। अब यहाँ पर जो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड कंपनी जिसके शेयर्स मिलेंगे वो बाद में रीनेम हो जाएगी टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से। तो जो टाटा मोटर्स लिमिटेड अभी है ये टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड बन जाएगी और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल वाला बिजनेस टाटा मोटर्स लिमिटेड बन जाएगा। अभी से कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स विल बी टाटा मोटर्स लिमिटेड एंड पैसेंजर व्हीकल्स विल बी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। लेकिन अभी जो टाटा मोटर्स लिमिटेड है ये रीनेम हो जाएगा और कमर्शियल व्हीकल्स को वापस से टाटा मोटर्स लिमिटेड करेंगे, इस तरीके से चेंज होगा। अब यहाँ अगर हम नंबर्स को देखें कि एक बार कंपैरिजन करें बाकी कंपनीज के साथ में, तो टाटा मोटर्स जो पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड है इसकी मार्केट कैप आज की डेट में आफ्टर डीमर्जर कितनी आई, 1,45,000 करोड़। हुंडई मोटर्स इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में कितनी है, 1,95,000 करोड़। यानी कि हुंडई की जो सिर्फ इंडिया में कार्स बेचती है उसकी मार्केट कैप 1,95,000 करोड़ है और टाटा मोटर्स की आफ्टर दिस स्पिन ऑफ डिमर्जर के बाद 1,45,000 करोड़, यानी कि यहां से ग्रोथ की यहां पर संभावना है। अब जो हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में जो कार्स बेचती हैं वो डिवीजन है। अब हम नंबर्स कंपैरिजन करने लगे तो हुंडई ने जितनी इंडिया में कार बेची FY25 में सेम नंबर ऑफ कार्स यहां पर टाटा मोटर्स ने बेची, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है एज सच। अगर हम रिसेंट मई मंथ के नंबर की बात करने लगे, जो मई मंथ का इसने नंबर निकाल कर दिया, वो 43,000 कार्स यहां पर एक ही महीने में हुंडई ने बेची थी एंड टाटा मोटर्स ने 41,000 कार्स बेची थी। और पूरे साल में 5,98,000 करोड़ 5,98,000 कार्स बेची थी हुंडई ने एंड टाटा मोटर्स ने 5,53,000, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है एज सच। और विद न्यू लॉन्चेस शायद ये नंबर वापस से रिवर्स हो जाए, उल्टा रिवर्स हो जाए कि टाटा मोटर्स ज्यादा कार्स सेल करने लगे, लेकिन उस बात में नहीं जाते। अभी का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन यहां पर जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि टाटा मोटर्स की 1,45,000 करोड़ की मार्केट कैप में सिर्फ और सिर्फ इंडियन कार बिजनेस नहीं है, यहां पर पूरा JLR भी है। अगर हम यहां पर हुंडई मोटर्स की सेल्स देखने लगे तो हुंडई मोटर्स की सेल्स हमारी क्वार्टरली सेल्स 16,000 करोड़ है, ईयरली सेल्स हमारी 60,000 करोड़ है। टाटा मोटर्स की अगर ईयरली सेल्स देखने लगे तो यहां पर कंसोलिडेटेड में अगर देखें तो 4,37,000 करोड़ है, क्योंकि इस 4,37,000 करोड़ में मेजॉरिटी जो आती है वो JLR से आती है। अगर स्टैंड अलोन नंबर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 68,000 करोड़ है जो यहां पर इंडियन बिजनेस से है। तो 1,45,000 करोड़ में पूरा JLR भी आ गया। अगर JLR को ये साथ में अलग कर दें तो शायद रियल वैल्यू अनलॉक ये लोग कर पाएंगे, जो मेरे हिसाब से आगे चल के इनको करना चाहिए। क्योंकि JLR ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री में, JLR फ्री में है, जीरो मार्केट कैप है, ऐसा तो होगा नहीं। वो अपने आप में 2-3 लाख करोड़ रुपीस मार्केट कैप की कंपनी बन जाएगी अगर इसको अलग से बिजनेस करके ये लोग लिस्ट करें, यहाँ पर इसको भी अलग अलग डीमर्ज कर दें। रियल वैल्यू अनलॉकिंग तो तब होगी एक्चुअल में। ये शायद मैनेजमेंट इस बात को समझे आगे चल के और इस पे ध्यान दे। एनीवेज तो नंबर्स यहाँ पर टाटा मोटर्स की मार्केट कैप अभी कम है, जबकि नंबर ऑफ कार्स हुंडई से ज्यादा सेल कर रहे हैं और इसमें पूरा JLR भी है, यानी कि यहां से यहां एक अच्छी खासी ग्रोथ का सीधा सीधा पोटेंशियल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नाउ साथ में अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करने लगे तो अशोक लेलैंड की मार्केट कैप कितनी है, यहाँ पर 79,000 करोड़ है। और यहाँ पर जो मार्केट ने टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल्स की मार्केट कैप को डिफाइन किया वो 1 लाख करोड़ हुआ, क्योंकि 40% 1 लाख करोड़ था, 2,50,000 करोड़ का जो जिस अमाउंट से कम हुआ। तो यहाँ पर अगर हम अशोक लेलैंड 80,000 करोड़ है और इंडियन जो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस है उसको 1 लाख करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप दिया गया। फिलहाल जितना डाउन हुआ टाटा मोटर्स की करंट मार्केट कैप से, यस्टरडे की मार्केट कैप से,
तो एक बार नंबर्स देखें कि कौन कितने व्हीकल सेल करता है। यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल्स में सितंबर में टाटा मोटर्स सोल्ड 23,827 commercial vehicles in India, while Ashok Leyland sold 13,000। अगर हम यहाँ पर पूरे साल का नंबर देखने लगे, फॉर द फुल फिजिकल ईयर टाटा मोटर्स सोल्ड 3,76,000 यूनिट्स एंड अशोक लेलैंड सोल्ड 1,79,000 यूनिट्स, यानी कि डबल का डिफरेंस है। तो जब डबल का डिफरेंस है, टाटा मोटर्स डबल नंबर ऑफ व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल सेल करता है अशोक लेलैंड के कंपैरिजन में, तो करंट मार्केट कैप जिसको मार्केट ने अभी स्पिन ऑफ के टाइम पर अभी 1 लाख करोड़ का आया है, और तो ये हमारा हुंडई सॉरी अशोक लेलैंड से डबल का होना चाहिए, यानी कि 1,60,000 करोड़ का होना चाहिए। 60% अपसाइड सीधा सीधा होना चाहिए। एक और जो यहाँ पर न्यू एक जो आगे चल के ये लोग प्लान कर रहे हैं, जो प्लान है अभी, टाटा मोटर्स इज एक्वायरिंग इवेको ग्रुप्स नॉन डिफेंस बिजनेस फॉर अप्रोक्सीमेटली 3.8 बिलियन यूरोज। The deal, which is expected closed in first half of 2026, यानी कि next year first half में, is structured as an all cash voluntary offer and is subject to regulatory approval and prior separation of Iveco's डिफेंस बिजनेस। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, इससे सेल्स कितनी बढ़ेगी? इससे सेल्स ये बढ़ेगी, द कंबाइंड कंपनी विल हैव annual revenue of 22 billion and sales of over 5,40,000 यूनिट्स। अभी कितनी यूनिट सेल करते हैं टाटा मोटर्स साल की? अभी करते हैं 3,76,000, और कितनी हो जाएगी? इट विल बी 5,40,000, ए बिग जंप। साथ में एक और जो सबसे बड़ा इनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, वो मिलेगा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का। टाटा विल गेन एक्सेस टू इवेकोज एडवांस प्लेटफॉर्म, ऑल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपर्टीज। तो जो स्पिन ऑफ करने का यहाँ पर रीजन है, वो ये भी है कि यहाँ पर टाटा मोटर्स को जो कमर्शियल व्हीकल्स बनाने की कंपनी है, उसको एक ग्रोथ पाथ दिया जा सके, उसको सेपरेट रखा जा सके, फोकस किया जा सके कि वर्ल्ड क्लास ट्रक्स को इंडिया में लेकर आना है और ग्लोबल फुटप्रिंट भी रखना है। जैसे JLR से इनको कहाँ हेल्प मिली? इनको जो इनकी टाटा हैरियर है वो लॉन्च करने में हेल्प मिली, बाकी सारी चीजें, बाकी सारे इनके जो SUVs हैं उनको लॉन्च करने में हेल्प मिली। इन्होंने उसके प्लेटफॉर्म से नॉलेज ली, टेक्निकल नो हाउस लिए, और इन्होंने इसमें सक्सेस भी पाई, और आगे चल के जितने भी नए प्रोडक्ट्स इनके लॉन्च होंगे उसमें भी ऑफ कोर्स उन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। इंडिया में मीन्स आउटसाइड यूके, इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर रेंज रोवर इन्होंने बनानी शुरू की, रेंज रोवर की असेंबली नहीं, बनानी शुरू की। अगर ये इंफॉर्मेशन गलत है तो एक बार सर्च कर लेते हैं, मेरे हिसाब से ऐसा ही है। रेंज रोवर जो इनकी फुल फ्लेज सबसे बड़ी वाली गाड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड यूके इज इन विच कंट्री, तो यहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री आउटसाइड द यूके टू मैन्युफैक्चर द रेंज रोवर एंड रेंज रोवर स्पोर्ट। यूके से बाहर अकेली, क्योंकि वी आर द ओनर, इंडियन टाटा मोटर्स इज द ओनर ऑफ JLR। तो सेम चीज ये जो कमर्शियल व्हीकल्स में आगे चल के ग्रोथ लाना चाहते हैं वो लेकर आएंगे। तो ये एक बहुत बड़े डिसीजंस हैं, और इससे वैल्यू अनलॉकिंग होगी डेफिनेटली। हो सकता है इमीडिएटली नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा अपसाइड ना देखने को मिले, क्योंकि वेरी शॉर्ट टर्म में जो ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम होता है उसके बेस पर शेयर्स चलते हैं, चाहे जितनी मर्जी कंपनी में ग्रोथ हो। लेकिन अगर हम नेक्स्ट 2 इयर्स की बात करने लगे, 3 इयर्स की बात करने लगे, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स कौन? जो इन्वेस्टर्स हैं, आप और हम जैसे लोग। तो ये सब कुछ अच्छे के लिए किया गया है, घबराने की मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके से एक अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आती है मुझे। बाकी आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने हिसाब से लेंगे, इसमें मीन्स मेरे हिसाब से तो समझने की ज़रूरत है। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज आप सबके साथ में शेयर करता रहूँगा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।